तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो क्वांटम नंबर को देखा था। चार तरह के क्वांटम नंबर थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। तो ये सब हम इन डिटेल बता दिया था कि क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बेसिक बात को बता देते हैं, उसके बाद वैलेंसी के पास चलेंगे। तो आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। यह बात बार बार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, कहां तक हम लोग पहुंचे थे, क्वांटम नंबर के पास पहुंचे थे। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। तो क्वांटम नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि क्वांटम नंबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की अस्थायी जगह को दर्शाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसमें कौन कौन क्वांटम नंबर था, तो पहला आया था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिनोट करते हैं। दूसरा था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तीसरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो एम से डिनोट करते हैं। और चौथा था आपका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जो एस से डिनोट करते हैं। एन क्या डिनोट करता है, तो एन क्या बतलाता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वह एनर्जी लेवल को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। नाभिक से दूरी दर्शाता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यह क्या दर्शाता है, तो न्यूक्लियस से क्या करता है, केंद्रक नहीं बोलेंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की दूरी दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है कौन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसकी कैसे लिखते थे हम लोग, तो के एल एम एन, ठीक है। फॉर्मूला याद आ रही है, 2n², ठीक है। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर l क्या था, तो l जो था आपका, यह एजीमुथल क्वांटम नंबर था। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वह उप कक्षा को दर्शाता है। उप कक्षा का बोलने मतलब तो सब ऑर्बिट को दर्शाता है। इसको हम लोग क्या बोले थे, तो s बोले थे, p बोले थे, d बोले थे, f बोले थे। इसको 0 1 2 3 समझ में आ रही है बात, 0 1 2 3 समझ में आई। उसके बाद में m क्या करता है, तो यह कक्षक को दर्शाता है। कक्षक का मतलब होता है ऑर्बिटल। और इस तरह से ऑर्बिटल मतलब क्या, बॉक्स बनाइए। बॉक्स कैसे बनेगा, तो बॉक्स हमेशा इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि यह बता दिए हैं, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाइएगा, तो बॉक्स हमेशा जो है ना, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड अप होते हैं उसके जस्ट आधा बनता है, ठीक है। तो एस में कितना जाता है, एस में 2 जाता है, पी में आपका 4 2 4 6 जाता है, डी में आपका कितना गया 10 गया, और एफ में कितना होता है 14 जाता है, ठीक है। तो यदि एस का करना है तो 1 बॉक्स, और 6 का करना है पी का, तो पी के लिए 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से 20 से 0, इधर 1 हो गया और इधर -1 हो गया, ठीक है। और +1, यह बात बताए थे ना। उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, दिशा को दर्शाता है। दिशा मतलब कि इस तरह से मुंह थुथुर नीचे है तो -1/t, और ऊपर है तो यहाँ पर +1/2, ठीक है। यह बात तो हमने बता दिया था, इतना तक आपको भी समझ में आ गई होगी। एक आध को एग्जांपल दिखा देते हैं, उसके बाद वैलेंसी के पास चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दे, चलो यहीं पर दिखाते हैं, उसके बाद में मिटा देंगे। एग्जांपल में जैसे कि मान के चलिए आप क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होती है, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। मान के चलिए कि कह दिया कि क्लोरीन के 10वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताए, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होगा, तो इसका मेरे भाई क्लोरीन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा ना। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालिएगा, यह 17 होता है। याद आ रही है आफबाउ रूल, आफबाउ क्या कहता था, तो आफबाउ जो है ना एक तरह की अरेंजमेंट होती है। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1s हो गया, उसके बाद में 2s हो गया, उसके बाद में 2p हो गया, इस तरह से 1s 2s 3s, उसके बाद में 4s, यहाँ से याद आ रही है 2p 3p, और उसके बाद में 4p, यहाँ से 3d आ गया, 4d आ गया। इस तरह से बोलिए, यही ना था, समझ में आ रही है बात। तो देखो 1s 2s 2p 3s, 2p हो गया, 3s हो गया, उसके बाद में 3p हो गया, 4s हो गया। तो b में कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। तो गिन लो, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12। तो यहाँ 5 ना रखेंगे, बोलिए यहाँ पर 5 रखेंगे, क्योंकि 17 ही तक हमको जाना है। 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 5 17, यह सब इन डिटेल बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता तो यह क्या कर लेता, यह जो है ना आपका कंप्लीट ऑक्टेट कर लेता, ठीक है। अस्थाई हो जाता है, यह भी अस्थाई, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब सुनो, हमको कौन सा इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 10वां इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो 2 और 2 4 और 6 10, ठीक है। 2 और 2 4 6 10 हो गया। ध्यान से मेरे दोस्त समझना, 10 पर ही आ गया, तो अर्थात इसी में होगा कहीं ना कहीं।
10वां यही में ना है, 4 को तो इधर समाप्त हो गया, इधर तो जाएगा नहीं, तो 10वां यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है, जो ऑर्बिट को दर्शाता है। ठीक है, ऑर्बिट नंबर कितना है 2। उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वह आपका सब ऑर्बिट को दर्शाता है। एसपीडीएफ इसकी खोज जो है ना सोमरफील्ड किए थे ना, एसपीडीएफ के तहत हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो एल का क्या हो जाएगा, तो एल आपका पी हो गया। ठीक है, उप कक्षा का मतलब पी, पी ब्लॉक में कौन सा, पी के लिए क्या लिखे हैं, तो 1 लिखे हैं। ठीक है, पी के लिए 1 हो गया। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, कक्षक को दर्शाता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को दर्शाता है। और यह होता क्या है ना, तो यह जो होता है आपका बताते हैं, यह जनरली हुंड साहब इसका डिस्कवर किए थे कि कैसे जो है ना कक्षक में इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है, तो यह जो है ना कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो बादल बन जाता है आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षक। जनरली इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं कैसे, यह बताया था आपके किसने, तो हुंड ने बताया था। ठीक है, तो एम क्या दर्शाता है, तो कक्षक को दर्शाता है, ऑर्बिटल को दर्शाता है। तो बताइए कक्षक कितना होगा, तो 2 और 2 4 हो गया, अच्छा 10। ठीक है, तो पी हो जाएगा ना। यहां पर पी के लिए कितना बॉक्स बनाइएगा, तो पी के लिए आपका 3 बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, पी के लिए आपका 3 बॉक्स हो जाएगा। तो देखो 4 हो गया, 5 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पर 10वां आ गया ना, तो यहां हो गया 0, इधर +1 और इधर -1, तो यहां पर आया है 10वां। तो इसके लिए देखो +1 हो गया। और दिशा कैसे दर्शाइएगा, दिशा मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, एस कितना हो जाएगा, तो एस की वैल्यू जो है ना यहाँ थुथुर नीचे में है, तो -1/2। समझ में आ रही बात, तो क्वांटम नंबर कितना निकल गया, 2 1 +1 और उसके बाद में -1/2, यह निकल गया इसका क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर निकालना जो है ना वह बच्चों का खेल होता है। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिएगा वैलेंसी, 1 मिनट बना रहिएगा, देख रहे हैं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ते चलिए। ठीक है, धीरे धीरे तो नहीं बता रहे हैं, इतना आप कंटेंट संभाल लीजिए। देखो इससे हुआ क्या, 5-6 मिनट लगा, आपका बेसिक पीछे वाला बात पता चल गई कि क्वांटम नंबर होता क्या है। अब हेडिंग लगा लीजिए वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, अब जो भी हिंदी हम लिख देते हैं आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संयोजकता का मतलब होता है कितने संयोज करने की उसकी क्षमता है। ठीक है, किसी के साथ मिलने की क्षमता क्या है, वही तो वैलेंसी कहलाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए वैलेंसी। और निकालने के तरीका जो है ना 3 तरह से होते हैं। तो हम लोग बेसिक तरीका को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखबे किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बड़ा बड़ा नंबर का निकालने के लिए हम लोग 18 ग्रुप का एलिमेंट को लिए थे। याद आ रही है कि 18 ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है, पहले हेडिंग लगा लो वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी आज बताएंगे। हेडिंग में लगा लीजिए संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, वैलेंसी का अर्थ होता है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता समझ में आ रही है बात, यह आपका आ गया संयोजकता होता क्या है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। इससे पहले कुछ बेसिक बात मेरे दोस्त, तो नोट में हम लिखाए थे कि 18, नोट मत लिखो, यहाँ पर 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या था। 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहने का अर्थ होता है कि यहाँ नोबेल गैसेस होते हैं। इसी को निष्क्रिय गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है, क्योंकि यह रिएक्शन नहीं ससुर करता है। ठीक है, इसका ऑलरेडी ऑक्टेन नंबर जो है ना पूरा हो जाती है, इसलिए यह रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए क्या बताए थे कोड, कि हीना हो गई, नैना, हीना, नैना और करीना ऐसे रहना। ठीक है, समझ में आई बात, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और क्या होता है रेडॉन। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो गया। कोड बताए थे ना, हीना, नैना और करीना ऐसा ऐसे ही रहना। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, यह भी कोड हो जाती है। हिमा, नैना और कैटरीना ऐसे रहना। जो बोलना है बोलिए, बशर्ते आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कोड बना दिए तो कोई महान हो गए। ठीक है, तो हीलियम का 2 हो गया, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, फिर 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा और 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसमें देखो यह सब सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस बोले, यह सब एलिमेंट जो है ना, यह क्या हो गया आपका, तो यह जो है ना रिएक्शन करता ही नहीं है, नोबेल गैसेस है, सब तो नोबेल गैसेस ही है, ऑल जो है ना ऑल ओवर नोबेल गैसेस है। ठीक है, निष्क्रिय गैस है, यह रिएक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक्सॉन जो है ना, यह खचरा होता है जी, यह जो है एक्सॉन ना, यह खचरा होता है, रिएक्शन कर लेता है, ऐसे देखता है कि कोई ना है बस रिएक्शन कर लेगा। तो यह जो है ना जरूरत पड़ने पर एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन है, जरूरत पड़ने पर रिएक्शन करता है।
जरूरत पड़ने पर रिएक्शन करता है जी, अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा, रिएक्शन करता है। तो पूछ देगा कि 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट जो है ना वह रिएक्शन करता है जरूरत पर, तो यह जो है ना एक्सॉन क्या करता है, यह रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्सॉन जो है यह रिएक्शन कर लेता है मेरे भाई मेरे दोस्त, यह सवाल आया हुआ है इसलिए ध्यान से समझिएगा। जरूरत पड़ने पर एक्सॉन जो है वह रिएक्शन करता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम यूरेनियम का निकालते हैं, यूरेनियम का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो परमाणु बम बनाने में जनरली यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना सबसे ज्यादा थोरियम है, लेकिन थोरियम से जो है ना परमाणु बम बनाने की कोई विधि नहीं है। थोरियम यदि परमाणु बम छोड़िए ना, थोरियम से यदि बिजली बनाने की कंडीशन हमारे यहाँ पता चल जाए भारत में, तो बिजली क्या हो जाएगी, जनरली मुफ्त मिलने लगेगी। आपका पूरे देश का जो है ना 90% थोरियम भारत में अवेलेबल है, जबकि यूरेनियम है ही नहीं। यूरेनियम यहाँ पर मिलता है झारखंड में, ठीक है, लेकिन जो है आपका कम मात्रा में मिलता है, उतना विस्फोटक नहीं मिलता है यूरेनियम जो हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो दूसरे देशों से हम लोग यूरेनियम लेते हैं और उसके बाद में बिजली बनाने के लिए लेते हैं, और क्या होता है इसमें परमाणु बम के लिए यूज कर देते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे परमाणु बम जो है ना वह आपका वर्क करता है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो अभी वहां पहुंचते दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घर ऋतु आए फल हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त। लिखते वही बात है जो लिखने वाली है, इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। तो एक्सेप्शन एक्सॉन क्या हो जाता है, जरूरत पड़ने पर यह रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि यूरेनियम को आप उठाइए ना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक मास होता है 235। ठीक है, तो 92 के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लो, 92 के लिए 86 आपका रेडॉन तो समाप्त हो गए, अर्थात 86 के बाद ही ना 92 आएंगे, 86 के बाद आएंगे 92 रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आ जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए 2s हो गया, 3s हो गया, यहाँ पर 4s हो गया, उसके बाद में 5s हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और 7s हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 7s लिख लीजिए और बस यहाँ पर सजा दीजिए। यही ना बात बताए थे निकालने का तरीका, बोलिए। तो एक तो यह विधि हो गया वैलेंसी निकालने का, दूसरा विधि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बहुत बड़ा करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब एक विधि और देखो और उसके बाद में समझते चलिएगा कि कैसे निकालते हैं। दो विधि तो ऑलरेडी हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, दो विधि ऑलरेडी सीख लिए हैं ना मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, तीसरा विधि को निकालने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है कंसेप्ट को अब बताने दीजिए। ठीक है, यह सब बेसिक बात जो है ना बता दिए हैं। ठीक है, यह जो है आपका बेसिक बात था जो हम बता चुके हैं। चलिए, अब वैलेंसी में सबसे पहला बात है ना कि हमको पढ़ना है वैलेंसी में कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो हेडिंग लगाइएगा सबसे पहला आप कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन जैसे सुनो, यह एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी खोज जो है रदरफोर्ड किया था कि किसी भी परमाणु के सेंटर में केंद्रक में क्या होता है, नाभिक होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वह घूमता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सेल ले लिए, फिर उसके बाद में दूसरा सेल, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया, यही ना, इसको के नाम बोले थे, एल बोले थे, एम बोले थे, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगी। इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसको मेरे दोस्त लास्ट वाला ऑर्बिट को इसको बोला जाता है वैलेंस सेल। ठीक है, इसको बोला जाता है वैलेंस सेल। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा से ध्यान से समझिएगा। यह हो गया वैलेंस सेल, और यहाँ के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा फर्स्ट सेल में कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट में, सेकेंड में 8 होता है, 3 हो गया, 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल सेल में। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह वैलेंस सेल को छोड़ करके, वैलेंस सेल को छोड़ करके, आखिरी कक्षा को छोड़ करके अंदर के जितने सारे कक्षा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आई, बोलिए। यह वैलेंस सेल हो गया, बाहरी कक्षा को छोड़ करके अंदर के जितने कक्षा होते हैं, जितने ऑर्बिट होते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लिख दे बात को, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा को छोड़कर, बाहरी कक्षा को छोड़कर, बाहरी कक्षा को छोड़कर आंतरिक कक्षा में, आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है,
कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझ में आई बात? तो वैलेंस शेल आखिरी कक्षा को छोड़ दीजिए और जो उसके बाद बचेगा ना वही क्या कहलाएगा, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो यह हो गया वैलेंस शेल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल, इसको पेनु अल्टीमेट बोला जाता है, एंटी अल्टीमेट बोला जाता है। जो लिखना है लिखिए ना। ठीक है, इसको अब वैलेंस शेल लिख लीजिए और जो इसके बाद में कोर शेल लिख लो सीधा सीधी। ठीक है, सीबीएसई वाला जो है ना इसको लिखता है आपका वैलेंस शेल, इसको लिखाता है आपका कैसे, एंटी अल्टीमेट शेल, पेनु अल्टीमेट होता है, पेनु अल्टीमेट शेल, पेनु अल्टीमेट शेल, पेनु अल्टीमेट, इसको बोलते हैं एंटी अल्टीमेट, एंटी अल्टीमेट होता है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं जी, तो इसको फर्स्ट शेल बोला जाता है, फर्स्ट शेल बोला जाता है। सबका अलग अलग नाम है, तो सीधा सीधी बात जो है ना वैलेंस शेल को छोड़ करके और जो इतना बचता है इसको सीधा बोल देंगे कोर शेल। ठीक है, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे और जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना शेल में उसी को बोला जाता है कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यह बोलिए, तो बाहरी कक्षा को छोड़कर आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका अर्थ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है। ठीक है, और उसके बाद में आंतरिक कक्षा वैलेंस शेल को छोड़ करके जो बच गया उसी को क्या बोला जाता है आपका, तो उसको बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे पता क्या चलेगा, तो जैसे सुनो एग्जांपल में हम समझाना चाह रहे हैं कि यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, अर्थात इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। यही ना, इसकी खोज किसने किया था, तो मोसले साहब ने किया था। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जो भी है वही कहलाएगा इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होते हैं। मैं मानता हूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा हम किसको मेजर करते हैं, तो हमेशा प्रोटॉन को लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी संख्या जो है ना वह बढ़ती है और घटती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं लेते हैं, हमेशा प्रोटॉन को लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम का लिए देख लीजिए कैसे, फर्स्ट सेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, सेकेंड सेल में क्या जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और थर्ड सेल में कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड सेल में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले देखो 7 वो पीरियड होता है ना, 7 पीरियड, तो पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, यही ना, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो टोटल 118 एलिमेंट आएगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमको 11 तक जाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका बच गया। अब बताओ कि यहाँ पर तीसरा में जाने के लिए कम से कम बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए इसको कितना चाहिए, तो इसको जो है ना स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन है ही नहीं, तो यह बेचारा क्या करेगा कि एकरा से बढ़िया हमको 7 गो घटल है तो एगो हटा दो, एगो घटा देंगे तो एगो ज्यादा है ना जी, एगो प्लस है इसके पास, एगो अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह स्थिर हो जाएगा। इसीलिए हम इस श्लोक पर क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। समझ में आई बात? तो आखिरी सेल में जो यहाँ पर बच रहा है ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यहां पर जो बच गया ना इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो यह हो गया कोर इलेक्ट्रॉन और यह हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आई बात? और दिखाएं, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त। बार बार बता रहे हैं कि बात को ध्यान से सुनना, और नहीं समझ में आएगा तो निसंकोच पूछना, लेकिन जरूर पूछना। ठीक है, वैलेंसी वगैरह कैसे निकालेंगे से अभी बता रहा हूं। वैलेंसी निकालना बच्चों का खेल है। अच्छा, वैलेंसी से पता क्या चलता है जी? वैलेंसी से पता करता है, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है। वैलेंसी यहां पर थोड़ा सा कट रहा है और नीचा लिख दे। चलो यहां पर लिख देता हूं नीचा में।
यहां पे लगा देता हूं हेडिंग वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, ठीक है। चलिए संयोजकता, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं, तो इसमें बता रहे हैं आपको संयोजकता में, अब हमको बताना है संयोजकता होता क्या है, वैलेंसी होता क्या है, ठीक है। तो चलो इससे पहले कुछ एग्जांपल को समझिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हमने ले लिया मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया इसका 12। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद में सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आ रही है बात, 2 हो गया, 8 हो गया, और बचा क्या, तो इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। और यहां पर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बचा कितना, 2 बच गया, ठीक है। तो यह कितना हो गया, इसकी वैलेंसी जी 2 हो गई। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का लीजिए, सुनो यदि ये कर रहे हैं, यहाँ पर 2 गो जो है ना ज्यादा है, ठीक है, 2 गो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यदि 2 गो यह नहीं रहता तो 8 गो मिल जाते तो यह स्तर हो जाता ना। बोलिए यही तो ऑक्टेन नंबर कहलाता है, कि यदि आप बाहरी कक्षा में रखते हैं वैलेंस सेल में तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर होता क्या है, तो ऑक्टेन नंबर होता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आवश्यकता कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। समझ में आई बात। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की कम से कम आवश्यकता होगी, यही तो ऑक्टेन नंबर है। जैसे कि यहाँ पर 2 को ज्यादा हो गया ना जी, यह नहीं रहता तो काम हो जाती। यदि यह नहीं रहता तो क्या होता, नहीं रहता तो यह स्थिर रहता। तो यही कारण है कि इसको त्याग दो, और त्याग देंगे तो यहाँ पर +2 को चार्ज लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिखता है कोई mg और यहाँ पर 2+ लिखता है, ठीक है। बोलिए समझ में आई बात। तो इसको मिटाना नहीं है, सही रहने देना है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 3। समझ में आ रही है बात। तो 2 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गए। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, तो आखिरी कक्षा में जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या कहला जाएगी, तो वैलेंसी कहला जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मान के चलिए ना, आप उठा लीजिए क्लोरीन को, तो एटॉमिक नंबर 17, यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, 10, और यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, इसको कम हो रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता, यदि होता तो यह क्या कर लेता, ऑक्टेट पूरा कर लेता। समझ में आई बात। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता मेरे दोस्त, तो यह क्या कर लेता, ऑक्टेट पूरा कर लेता, यही ना। 1 इलेक्ट्रॉन यदि होती तो यह क्या कर लेता, ऑक्टेट पूरा कर लेता। समझ में आई बात। तो सुनो यह होगा क्या, तो क्या बताएं, हाँ। तो वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस सेल में, उसी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस होता है इसको निकालने का। वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल में उपस्थित लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। लेकिन नोट में बात समझो, यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो यह मेटल हो जाएगा, और वही वैलेंसी होगी। वैलेंसी जो है ना सेम होगा यही। और यदि मान के चलिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट इलेक्ट्रॉन हम घटा देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 7 है, तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से 7 घटा देंगे तो यह 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो 1 2 3 4, जिसके आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तक होना। जैसे सुनो, अब यहाँ पर 4 एक्सेप्शन वाला भी आ जाता है, जैसे कार्बन आपका मेटल थोड़ी है, ठीक है। 4 पते नहीं चलता है कि किस कैटेगरी का है जी, इसीलिए आपका एक हो जाएगा ऑर्गेनिक और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक। पूरा केमिस्ट्री भागता है आपका कार्बन के पीछे, ठीक है। एक हो जाएगा ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक। तो देखो बताता हूं है क्या, 5 6 7 8। यदि इससे ज्यादा है 4 से, तो हमेशा घटा करके लिखिए 8 में से, ठीक है। जैसे यहाँ क्लोरीन का देख लीजिए 7 था आखिरी सेल में ना, तो 8 में से 7 घटा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन,
समझ में आ रही है बात? 8 में से 7 घटा दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो वैलेंसी आपका 1 हो जाएगी, ठीक है, वैलेंसी 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा को देखो ना, जैसे कि आर्गन को देख लीजिए, तो आर्गन का क्या होता है? 18 होता है, तो 2 8 और आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यह पूरा हो गया जी, ऑक्टेट पूरा, ठीक है। ऑक्टेट नंबर क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आखिरी सेल में, है ना? बोलिए, आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, स्थिर है। तो देखो ऑक्टेट पूरा, वही तो बोला कि ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या हो गया? ऑक्टेट जो है ना पूरा हो गया, फुल हो गया, ऑक्टेट पूरा, ठीक है। ऑक्टेट पूरा हो गया तो इसी को हम लोग चटर पटर गैस नहीं बोलते हैं जी, ठीक है। यह जो है ना आराम से रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नोबेल गैसेस, ठीक है। यह आराम से अपने आप जो है ना स्थिर हो गया, ठीक है, बिना लेन देन के। तो यही क्या कहलाया आपका? यह कहला गया नोबेल गैस, ठीक है। बोलिए, तो वैलेंसी समझ में आई। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस सेल में, उसी को वैलेंसी कहते हैं। और यदि 1 2 3 4 है तो वह वैलेंसी वही होगा, और यदि 5 6 7 8 है तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो वैलेंसी निकालने के लिए उसको घटा करके लिखेंगे, ठीक है। वैलेंसी निकालने के लिए घटा करके लिखेंगे। जैसे कैल्शियम को देख लो, तो कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, थर्ड सेल में 8 8 कितना हो गया? 16 2 18। अब कितना बच गया जी? तो 2 बच गया। तो आखिरी सेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या होगा? आखिरी सेल में कम से कम 18 चाहिए, कम से कम 18 चाहिए, तो 18 थोड़ी जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 रखे हैं। 2 से क्या हो जाएगा? यह 2 से जो है ना भले ही अस्थिर है, लेकिन यहाँ पर यदि 2 प्लस चार्ज चढ़ा देंगे तो यह दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा जी? बना देगा कंपाउंड, ठीक है। दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएगा, आराम से कर जाएगा, ठीक है। बोलिए, तो 1 2 3 4 हो गया मेटल, 5 6 7 8 हो गया इसकी वैलेंसी। लेकिन कुछ बात को आप समझते चलिएगा, ठीक है। यह बात समझ में आ गई वैलेंसी? बोलिए, अब यहां से देखो ना कैसे बनाता हूं, कैसे बनाते हैं कंपाउंड, से ध्यान से समझते चलिएगा। यह सब तो आसान है, कल से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। टारगेट लेकर के चले हैं कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री को निपटा दे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को बताना है ना। और ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, इन डिटेल बता रहे हैं, जितना कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है वो सब बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा क्या बताना है। तो हमको बताना था नोट में कुछ बात, ठीक है। देखो, यदि यदि बाहरी कक्षा में, यदि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह दूसरे से शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कल बताएंगे जी यह सब क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाना है। कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कार्बन का देखो ना 6 है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4, तो आखिरी सेल में क्या हो गया? यह जो है ना वैलेंस सेल हो गया इसका, तो वैलेंस सेल हो गया। और ये आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गया? तो वैलेंसी जो है ना 4 हो गया। वैलेंसी कितना हो गया? तो वैलेंसी इसका जो है ना 4 हो गया, ठीक है। तो क्या कार्बन आपका मेटल है? नहीं, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। ध्यान से समझते चलो। तो यही तो यहाँ दिक्कत आ गई, ठीक है, कि 1 2 3 4 आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह क्या हो जाएगा? तो आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हो गया आपका मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ना कि मेटल है। तो पता ही नहीं चलता है ना 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होती है कि वह मेटल है कि नॉन मेटल है। समझ में आई बात? और यही कारण है कि यहाँ से केमिस्ट्री जो है ना टूटा। एक बन जाएगा ऑर्गेनिक और दूसरा बनेगा इनऑर्गेनिक। कार्बन के पीछे भागेगा तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, जिसमें कार्बन है CH4 ऑर्गेनिक, कार्बन है CO2 ऑर्गेनिक, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ऑर्गेनिक और कार्बन नहीं है H2O इनऑर्गेनिक, इसमें कहाँ कार्बन है? समझ में आई बात? तो यह क्या हो गया? इनऑर्गेनिक, ठीक है। बोलिए, समझ में आई बात? कि संयोजकता क्या होता है, ऑक्टेट नंबर क्या होता है? ऑक्टेट नंबर होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखने के लिए उसके बाहरी सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होती है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो अपने आप क्या हो जाएगा? वह फुलफिल हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। बोलिए, अब हेडिंग लगा लीजिए क्या। तो अब कुछ एग्जाम्पल जैसे सुनो, हम बताना चाह रहे हैं क्या कि जैसे मान के चलो क्लोरीन हो गया और यहाँ पर सोडियम हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज और सोडियम पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर -1 लिखो, यहाँ पर +1 लिखो,
कोई दिक्कत? और यहाँ से ऐसे बना दीजिए तो यहाँ सोडियम आ जाएगा और यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, तो इसका एक चार्ज और इसका भी एक चार्ज, तो बराबर बराबर रहता है ना, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह क्या बन गया? आपका नमक बन गया। ठीक है, यह आपका क्या बन गया? यह आपका नमक बन गया। जैसे कैल्शियम हो गया और कार्बोनेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम हो गया और कार्बोनेट हो गया, तो कैल्शियम पर भी दू और यहाँ पर भी दू। ठीक है, तो अब सुनो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? दू हो जाएगा। तो यह दोनों जो है ना आपस में कराइए। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो Ca हो गया और यहाँ पर Ca2 और CO3। ठीक है, 2 तो दो दो कट गया ना, तो क्या बन जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर बन गया। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि जैसे यहाँ सोडियम हो गया और यहाँ कैल्शियम हो गया, तो यहाँ +1 और यहाँ +2 ऐसे करिएगा ना, तो Na2 और Ca1, तो ये ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ना बनाइएगा, सेम कैटेगरी का थोड़ी बनाइएगा। ठीक है, लड़का को लड़की से शादी होती है, नहीं कि लड़का को लड़का से शादी होती है। ठीक है, यह बात चल रही है वो अलग बात है। ठीक है, तो मेटल और मेटल कैसे बना लीजिएगा? एक मेटल होना चाहिए तो दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, एक मेटल तो दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, मिटा दे तो यह जो है ना रिएक्शन बनाने में जो है ना वैलेंसी से क्या होगी? मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगा रिएक्शन में। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा वैलेंसी वगैरह को। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए क्या? आयन। आयन क्या होता है? वैलेंसी मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वैलेंसी। 1 2 3 4 है तो सेम वैलेंसी होगा, 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 तो थोड़ी रहेगा, 8 तो तक तो ऑक्टेव पूरा हुई हो गई। यदि 5 6 7 है तो 8 में से घटा करके लिखेंगे। क्यों घटाएंगे मेरे दोस्त? क्योंकि 8 क्या चाहिए? बाहरी सेल में चाहिए ही। ऑक्टेट नंबर यह कहता है ना कि यदि उसको स्थिर रहना है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में रखना ही होगा। बोलिए, समझ में आई बात? अब हेडिंग लगा लीजिए आयन। ठीक है, आयन। आयन क्या होता है? चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। किसी भी एटम का जो उस पर आवेश होते हैं ना प्लस माइनस चार्ज, वही तो आयन कहलाता है। जैसे सुनो, आयन, यह बात हम पीछे भी बताए हैं लेकिन फिर भी लिख लो कि आयन क्या होता है? आयन होता है किसी भी तत्व का, एक प्रकार के अणु से जो बना होता है उसी को तत्व बोलते हैं। किसी भी तत्व का उसके आवेश, आवेश बोले तो चार्ज, उसके आवेश क्या कहलाता है? किसी भी तत्व का उसके आवेश आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन। ठीक है, अर्थात यह भी कह सकते हैं ना कि कितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और कितना को एक्सेप्ट कर लिया, वही तो क्या हो गया? उसका आयन हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख लो, हम किसको उठा लेते हैं? मैग्नीशियम को, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 हो गया, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 12 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन देखो 12। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वैलेंसी निकालोगे 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा ना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा है, तो यह बेचारा छोड़ देगा 2 अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ज्यादा है तो छोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना 12 में से 2 घटा करके 10 हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, हमेशा प्रोटॉन को लिखते हैं। इसी तरह से आप क्लोरीन का देख लीजिए ना, 17 तो निकालिएगा तो 2 8 और 7। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? यदि 1 इलेक्ट्रॉन रहता तो ऑक्टेट पूरा कर लेता ना, तो यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन घट रही है। तो बोलिए प्रोटॉन कितना हो गया? 17 हो गया। और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 17। और 1 घट रहा है, यदि रहता तो ऑक्टेट पूरा 18। बोलिए, तो यही क्या कहलाता है? इसका आयन कहलाता है। समझ में आई बात? अब आयन के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? तो रेडिकल यहीं पर लिखो, रेडिकल। रेडिकल रेडिकल क्या होता है? तो रेडिकल मेरे दोस्त होता है कि पॉजिटिव। अच्छा, यह आयन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। यह भी बात लिख लो, पॉजिटिव आयन हो गया और नेगेटिव आयन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, रेडिकल क्या होता है? तो रेडिकल कहने का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव आयन हो गया और नेगेटिव आयन हो गया, यह दोनों को मिला करके जो कंपाउंड बनते हैं ना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिख लीजिए, किसी भी एलिमेंट तत्व, किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन को मिलाकर जो यौगिक बनता है, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक हम लोग एलिमेंट को मिलाते हैं किसी फिक्स रेशियो में, उसी को तो कंपाउंड बोला जाता है। बोलिए, तो किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन को मिलाकर जो यौगिक बनते हैं
जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, बनते हैं, वह रेडिकल कहलाता है, वह रेडिकल कहलाता है, ठीक है, वह रेडिकल कहलाता है। एक बार जानते हो सवाल पूछा था ना कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है, और इसके बाहर जो है ना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन इसके जस्ट पास में रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन की भागने की कोई चांसेस नहीं है जी, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन भी भाग जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, आवारा तत्व हाइड्रोजन, ठीक है। अब आवारा तत्व क्यों बोलते हैं इसे सुनो, ठीक है, अचानक ब्रेन में आ गई, क्वेश्चन बता दिए, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यदि है तो हाइड्रोजन को यह भागने ही नहीं देगा न्यूक्लियस, क्योंकि पकड़ बना करके रखेगा, पास में है। समझ में आई बात? आप गार्जियन के पास रहिएगा तो कुछ गलती करिएगा, अटपट करवे नहीं करिएगा, और जैसे ही गार्जियन से दूर जाइएगा, ठीक है, तो कैसा तेरा रंग है, गार्जियन की पकड़ से आप दूर हो गए, ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर जो आखिरी सेल में रहता है ना इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर नाभिक जो है ना कम खींच पाता है, खींचेगा ही नहीं, दूर है, ठीक है, जबकि जो पास रहता है तो भागने की कोई चांसेस नहीं है। और यदि हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया, ठीक है, भाग गया, तो यही बन जाएगा हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी भागता भी है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, आवारा तत्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बोलिए। तो और एक्सॉन जो होता है ना, अनजान एलिमेंट होता है, ठीक है, एटम ग्रुप एलिमेंट का, अनजान, पता नहीं, और फिर भी रिएक्शन कर गया। बोलिए, किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयन को मिलाकर जो यौगिक बनते हैं वह रेडिकल कहलाता है, ठीक है, जो यौगिक बनता है वह रेडिकल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखो ना, सोडियम हो गया और यहाँ पर आयोडीन हो गया, प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो यह मिल करके क्या बना देगा, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन तथा लिख दिए हैं, या नेगेटिव आयन को मिलाकर जो यौगिक बनते हैं वही रेडिकल कहलाते हैं। जैसे सोडियम प्लस आयोडीन, तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड बन गया। उसी तरह से दूसरा देख लो, सिल्वर, सिल्वर और आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, यह क्या बन गया, सिल्वर आयोडाइड बन गया। तो यही सब क्या है, इसका रेडिकल है, ठीक है। तो रेडिकल समझ में आई बात, बोलिए, रेडिकल समझ में आ गया तो धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, रेडिकल के बाद अनुभार जो है ना और वाष्प घनत्व जो है कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि अनुभार वगैरह कैसे निकालते हैं, वाष्प घनत्व कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन कल करा देंगे, काम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, यह सब जो है ना बेसिक बेसिक बात है जी, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट नंबर क्या होता है, खूब पूछता है, इसीलिए ध्यान से समझ लो, ठीक है। और फिर तो कल वाला क्लास में शॉर्ट रिवीजन कराएंगे ही, ठीक है। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। सुनो, वाष्प घनत्व होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का डेंसिटी उसके हाइड्रोजन के जो अनुभार है उसी के सापेक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का वाष्प, किसी भी एलिमेंट का अनुभार, किसी भी एलिमेंट के अनुभार, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के सापेक्ष लिखो, हाइड्रोजन, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के अनुभार के सापेक्ष को वाष्प घनत्व कहते हैं, वाष्प घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे सुनो, यह होता क्या है, अनुभार क्या होता है, एटॉमिक मास जी, ठीक है, अनुभार। जैसे सुनो, वाष्प घनत्व बराबर क्या होगा, वाष्प घनत्व का फॉर्मूला होता है अनुभार बाई 2, ठीक है। यही कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वाष्प घनत्व निकल जाएगा। जैसे अनुभार क्या होता है, तो अनुभार कहने का मतलब होता है अनुभार कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यह दोनों का मास को जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका अनुभार हो जाएगा। और संयुक्त रूप से इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन बोले, न्यूक्लियन NuClON होता है, ठीक है, न्यूक्लियन। तो यह संयुक्त रूप से जोड़ देंगे तो न्यूक्लियन हो जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिएगा ना तो यही क्या निकल जाएगा, आपका अनुभार निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझो ना, आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निकालिए, ठीक है, H2SO4 यह सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसका कैसे निकालिएगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 लिख दिए, 2 है तो 2 से इंटू, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, 1 सल्फर है तो 1 कर दिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है,
ठीक है, तो 16 लिख दिए और 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 कर दिए, सबको जोड़ दीजिए तो 2 + 32 + 16 चौको 64, 32 और 2 36, 100 हो गया। ठीक है, तो H2SO4 हो गया, इसका अनुभार कितना निकला, 100 निकला। अब यदि मान के चल लो कह दिया कि H2SO4 का वाष्प घनत्व बताइए, वाष्प घनत्व कितना है, वाष्प घनत्व है तो देखो वाष्प घनत्व कितना होगा, तो वाष्प घनत्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाष्प घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अनुभार कितना है, 100 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो वाष्प घनत्व कितना हो गया, तो 50 हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वाष्प घनत्व कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। कभी कभी जो है ना वह अनुभार दे देता है, यदि अनुभार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि अनुभार 100 है तो वाष्प घनत्व बताएं, वाष्प घनत्व बताए। ऐसे सुनो, यदि वाष्प घनत्व लिखो, यदि वाष्प घनत्व बात तो वही लिख दे, यदि वाष्प घनत्व 50 है तो अनुभार बताएं। यह रिलेशन बता रहे हैं जी, अनुभार है कैसे निकालिएगा, तो वाष्प घनत्व 50 देले है। ठीक है, वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, अनुभार बाई 2। ठीक है, तो वाष्प घनत्व 50 देले है, यहाँ रख दिए, अनुभार नहीं मालूम है, ए लिख दिया और यहाँ 2 है तो 2, तो ए बराबर 50 × 2 जाएगा तो कितना होगा, 100। बोलिए, तो अनुभार कितना निकल गया, तो यह जो है आपका 100 निकल गया। तो अनुभार निकालने आई, समझ में आ रही है बात, बोलो अनुभार समझ में आया कि बाउंस कर गया, बोलिए। इसी तरह से और भी सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो और क्या सवाल बताएं, तो और सवाल बताते हैं, क्या बताएं, जैसे सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ देगा ना कि वाष्प घनत्व बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व बताइए, कैसे बताइएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प घनत्व बताने के लिए कार्बन हो जाएगा आपका 12। ठीक है, एटॉमिक मास 12। ठीक है, तो एगो कार्बन है तो एगो इंटू कर दिए 12, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 2 करेंगे। यह सब एटॉमिक मास रटना पड़ेगा जी, ऐसा नहीं ना कि कहाँ से लिख रहे हैं, तो है ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 2 कर दिए। ठीक है, तो 12 + 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 44 हो गया। अनुभार निकालना है, निकालना क्या, वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 44/2 22 आंसर। ठीक है, तो यह सब बताना तो एकदम आम बात है जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंसी का जो है ना बेसिक बात को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कल की क्लास में जो है वह केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाएंगे। तो बताइए, एक शॉर्ट हमने क्या बताया है, कहानी बताया है केमिस्ट्री में, वैलेंसी वगैरह, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, रेडिकल वगैरह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बताया अनुभार एटॉमिक वेट क्या होता है, उसके बाद में वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो यही सब तो बात छोटा छोटा टॉपिक है। तो बताइए क्लास कैसा लगा, कल की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त फिर से जाते जाते बात कहेंगे, क्योंकि मोटिवेट करना हमारी काम होती है। ठीक है, और हम वैसे व्यक्ति को कभी भी लाइक नहीं करते हैं जो डीमोटिवेट करता है। समझ में आ रही है बात। तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको, जानते हो कुछ कैसे व्यक्ति मिलते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने तो कुछ किया नहीं होता है और दूसरा को आकर के बताता है कि ऐसे करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत करिए आपको नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ससुर इतना डीमोटिवेट करता है कि कहने की बात ही नहीं है। तो मेरे दोस्त उसको बता देना कि सबका अपना अपना शौक होता है, 24 घंटा सबको मिला है। इसी में किसी को शादी करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो सबका अपना अपना शौक होता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही बताती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही ना कि मेहनत कैसा था। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।